directly in WhatsApp. So today's topic is NMR spectroscopy. NMR spectroscopy is very interesting topic and quite of interesting to faculties also. Instead of interesting, it is very common topic which are used for the structure elucidation of the compound. अभी तक जितनी भी आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे थे स्टार्टिंग में, जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग जितनी भी तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बताई थी इंट्रोडक्टरी क्लासेस में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसका कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि along with introduction to NMR, what are the applications of the NMR in these days। जैसे कि आप लोगों को पता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल है जिसका यूज किया जाता है बेसिकली स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के लिए और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए ही केवल बताया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री है दैट्स मच यू नो, वो ये एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसका कि हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए, उनका स्ट्रक्चर इलुसिडेट करने के लिए। साथ में ये भी जानते हैं कि आजकल जितने भी एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारी चीजें हो रही हैं। बेसिकली जो एमआरआई तो बहुत कॉमन है, ये जो एमआरआई है दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनएमआर टेक्निक एंड हाउ दीज techniques are useful and what are the principles and basics behind this spectroscopy. Here we will teach, mainly we will study the structural chemistry part and various applications that can be this NMR spectroscopy can have, जैसे कि एग्रीकल्चर में हो सकती है, उसके बाद मेडिसिन में हो सकती है, हॉस्पिटल्स, फंक्शनल इमेजिंग, एयरपोर्ट डिटेक्शन या एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है इसका, एयरपोर्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव वहां भी यूज किया जाता है, वेल लॉगिंग के लिए यूज किया जाता है, इन वीवो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी यूज किया जाता है, एनएमआर माइक्रोस्कोपी जहाँ पे यूज होती है वो भी यूज है इसका बहुत ज्यादा, फूड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, फिजिक्स, सॉइल साइंस, ये सारी की सारी ब्रांचेस है जहाँ पे इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। अब बेसिकली ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले किनको किनको नोबेल प्राइजेस मिल चुका है। नोबेल प्राइजेस बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रॉम फिजिक्स टू मेडिसिन दिए गए हैं। फिजिक्स में 1952 में ब्लॉक और पर्सन को एनएमआर को खोजने के लिए ये दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद 1991 में केमिस्ट्री में मिला था अर्न्स्ट को। रॉबर्ट अर्न्स्ट बहुत वेल नोन है जिन्होंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कवरी किया था, और ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही एक तरीका है जिससे कि आप जो डेटा एनालाइज करते हो एनएमआर का और बाकी बहुत सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का और भी बहुत से एनालिसिस का, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आर द बेस। तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक थी जिनको रॉबर्ट अर्न्स्ट ने डिस्कवर किया। अभी जो 1952 में आपने देखा ये ब्लॉक और पर्सन ने, ये लोग ने साइमल्टेनियसली खोजा था लेकिन इंडिविजुअली खोजा था। देखिए बहुत सी डिस्कवरीज पूरे वर्ल्ड वाइड चलती रहती है, इसमें जरूरी नहीं है कि एक साथ जो लोग रिसर्च कर रहे हो वही कुछ डिस्कवर करते हैं। होता क्या है कि एक मान लीजिए इंडिया में कोई डिस्कवर कर रहा है और साथ में कोई फॉरेन में कहीं पे, फ्रांस में, पेरिस में कहीं पे डिस्कवर कर रहा है, तो हो सकता है सेम डिस्कवरी कर रहा हो लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इसी के लिए जो हम लोग डिस्कवरी करते हैं या रिसर्च करते हैं उसको हम जर्नल आर्टिकल्स में अपना देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई इवेंट होता है, जनरल मीडिया जो है वो न्यूज में छापती है, वैसे ही जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो जर्नल पेपर्स में आर्टिकल्स के फॉर्म में निकालती है। ये आर्टिकल्स आपके पेपर, मिनी रिव्यू, बुक और बुक चैप्टर किसी भी फॉर्म में पब्लिश किए जाते हैं, ये सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं। तो ब्लॉक और पर्सन ने इंडिविजुअली खोजा था लेकिन साइमल्टेनियसली खोजा था, एक टाइम पे खोजा था, इसलिए उन्होंने को एक साथ उन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया था।
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे। जैसे मैंने बताया सेकंड 1991 में रॉबर्ट अर्न्स ने हाई रेजोल्यूशन एनएमआर मेथड को खोजा था, मेनली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग जानते हैं। केमिस्ट्री में 2002 में भी मिला है वुल्फ्रिक को, जिन्होंने मेथडोलॉजी किया था एनएमआर की 3 डायमेंशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किया था। और 2003 में मेडिसिन में मिला था लॉटरबर्ग और मैन्सफील्ड को, जिन्होंने डिस्कवरी किया था एमआरआई की, जो बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है मेडिसिन के क्षेत्र में। अब ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक यूनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल है। इसको अलग अलग सब हेडिंग्स में हम देखते हैं कि ये है क्या। ये एक नॉन इन्वेसिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। why this is called as the non invasive or non destructive method? Because also UV spectroscopy is also like that, but here in the explaining what is the meaning of this non invasive and non destructive, what I am saying कि अगर कोई भी सैंपल हमने लिया, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की और उसके बाद भी हम उस सैंपल को रिकवर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड और नॉन इन्वेसिव मेथड. So that's what NMR is, a non-invasive or non-destructive one. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सिंगल एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, आपको पता है अभी अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे भी कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स से बने होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स काइंड ऑफ एटम्स से बने होते हैं, इन एटम को हम प्रोब करते हैं। कुछ भी सेलेक्टिवली अलग अलग एटम को सेलेक्ट किया जा सकता है और उनको प्रोब किया जा सकता है, मतलब एनालाइज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि इसकी हम जब स्टडी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर पीएच वेरिएशन करें, चाहे टेम्परेचर वेरिएशन करें, चाहे सॉल्वेंट या प्रेशर का वेरिएशन करें, हम वी कैन एनालाइज एनएमआर। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत से बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं जिनमें ये सारे वेरिएशंस नीडेड होते हैं, तो हम उनकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उन मॉलिक्यूल्स की और एटम्स की कर सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन के लिए। एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन मतलब कि जो कंपोनेंट मिले हुए होते हैं किसी कंपाउंड में, किसी मिक्सचर में, इन कंपोनेंट्स का क्वांटिटी कितना है ये भी हम एनएमआर से पता कर सकते हैं। साथ साथ में एनएमआर केवल सॉल्यूशन में ना करके हम लोग सॉलिड और गैस में भी किया जा सकता है। मैंने इंडिविजुअली भी सॉलिड और लिक्विड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, गैसेस नहीं किया है, तो वी विल सी दैट इन लिटरेचर। स्पेसिफिकली लिक्विड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही सबसे ज्यादा कॉमन है और वर्सेटाइल है रिसर्च लैबोरेटरीज में और आपके थ्योरेटिकल क्लासेस में, जिसको आप मेनली इस लेक्चर में सीरीज में देखेंगे। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एनएमआर की, पिक्यूलियर प्रॉपर्टी। NMR spectroscopy can use to probe dynamics at an atomic resolution for a wide range of time scale. इसका मतलब ये है, आपने सुना होगा कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से किसी भी मॉलिक्यूल को हम विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में फ्रीज हो जाता है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाता है तो वो पर्टिकुलर कंफर्मेशन में लॉक हो जाता है। अगर मान लीजिए मैंने हाथ ऐसे किया है तो मेरा हाथ ऐसे ही लॉक हो गया, तो अब जब हम उस मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा है, जबकि जो स्टडी कर रहे हैं हम, हमें थ्योरेटिकली पता है कि पर्टिकुलर एक कंफर्मेशन में वो मॉलिक्यूल लॉक हो गया है। दैट्स व्हाई वो मॉलिक्यूल जो हम देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं एक्सरे के थ्रू, वो इस तरीके का दिख रहा है। जबकि सॉल्यूशन स्टडी अगर हम उसकी करें, जिसको कि एनएमआर किया जाता है, उसकी अगर स्टडी करें तो हम उसमें डिफरेंट एटॉमिक रिजोल्यूशन पे अलग अलग रिजोल्यूशन आप देखेंगे कि जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रिजोल्यूशन चेंज होगा। और ये जो वाइड रेंज है टाइम स्केल का, मतलब हम छोटे से बहुत ज्यादा अलग अलग टाइम इंटरवल पे और टाइम स्केल डिफरेंट वाइड रेंज का यूज करके हम उन एटम की डायनेमिक्स बता सकते हैं, उनके डिफरेंट कंफर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। आप लोग कोई भी क्वेरी हो तो बीच में ये चीज बोल सकते हैं, रोक सकते हैं अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ज्यादा जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी। तो मैंने जैसे बताया, हाँ अक्षर बोलिए बेटा।
नहीं मैम, गलती से हो गया था। ओके, इट्स ओके। हाँ निकिता बोले, आपका भी गलती से हुआ? यस मैम। अच्छा ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट, इसको प्रोब किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, इसकी डायनेमिक्स मतलब बहुत वेरियस कन्फर्मेशन में हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, और एटॉमिक रिजोल्यूशन जो है बहुत ही वाइड रेंज, बहुत टाइम स्केल में इसका देख सकते हैं। अब कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये जो मेनली आपके बुक्स हैं, ये बुक्स आपको नेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन हो सकता है जो बच्चे हायर स्टडी के लिए यूज कर रहे होंगे, केवल उनको ही ये पढ़ने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि अगर जो बच्चे हायर स्टडी के लिए नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, वो बच्चे ना करें इसको, क्योंकि ये बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी और अच्छे से तो दिया है इसमें, लेकिन बस यही है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जो चाहते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो ये बुक्स पढ़ सकते हैं। साथ में ऐसा जरूरी नहीं है, मैं कहूंगी कि यही बुक्स केवल इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने स्लाइड्स वगैरह लिया, ये आईआईटी बेंगलोर के एक प्रोफेसर हैं आचार्य, उनकी स्लाइड, उनके वीडियो नोट्स से लिया हुआ मटेरियल है। इस बुक के अलावा, इन जो बुक्स, ये अच्छी बुक्स हैं, इनके अलावा आप साथ में पाविया पढ़ सकते हैं, जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, जगदम्बा सिंह कर सकते हैं, यादव की जो बुक है एलडीएस यादव, वो आप पढ़ सकते हैं। तो किसी से भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, मैंने जैसे बताया कि वो बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है, तो उनके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि उसका मटेरियल कैसा है। यहाँ पे मैं वही बुक प्रेफर करती हूँ जो मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है। अब जैसे हम लोग ने पहले देखा था कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ओके, तो पहले हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बार बेसिक देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग ने देखा था, इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी सेम होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर पे पड़ती है, तो आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये डिस्क्रीट होते हैं, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होते हैं, और अगर इनकी एनर्जी गैप जितना है, उस एनर्जी गैप की एनर्जी के बराबर का न्यू, या फिर ये कहें कि जो रेडिएशन आ रही है उनकी एनर्जी अगर इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, देन इट विल स्विच और इट कैन ट्रांजिट द particle. It can be electron, it can be in the transition of vibration level, rotational level. ये जो different vibrational rotational level है, उसी को दिखाने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने आप लोग को बताया था। ये जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, यूज की जाती हैं अलग अलग मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, उन सबको वाइब्रेट, रोटेट और कोई भी उसमें न्यूक्लियॉन्स को अफेक्ट करने के लिए, उनका ट्रांजिशन करने के लिए। जैसे ये बहुत अच्छी स्लाइड है जो आपको बता रही है। देखिए इसमें जो आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया था, जब क्वेश्चन करा रहे थे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में सब लोगों को पता होगा, कोई एक स्टूडेंट जल्दी से वेवलेंथ की डेफिनेशन बता दे तो। आई जस्ट वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम स्टूडेंट। रेज करिए हैं। Am I audible or not? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो मुझे बताइए आप लोग, वेवलेंथ क्या होता है? हाँ प्रियांशु बोले। मैम द डिस्टेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स। डिस्टेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स। ओके, और कोई बोलेगा? मैम डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। वेरी गुड, सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच में। इसका मतलब क्या है? जब ये जो आपको दिख रहा है, ये जब वेवलेंथ बड़ी है, मतलब क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, है ना। तो देखिए जैसे जैसे इसमें कितनी ब्यूटीफुली दिखाया है कि 10⁻³ इसमें रेंज की अगर है,
मीटर्स में दिया है ये, टू 10⁻⁻12 मीटर्स में जाइए तो क्या होता है, क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ देखिए छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होती जा रही है वैसे वैसे इसका क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ पास आता जा रहा है, मतलब वेवलेंथ छोटी हो रही है। अब अगर ये रीजन रेडियो वेव्स के पास में है तो ये क्या बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। अगर ये माइक्रोवेव रीजन में है तो ये क्या बताता है, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। अगर ये इंफ्रारेड रेंज में है तो क्या बताता है, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। और जैसा हम लोग ने देखा था कि अगर विजिबल और अल्ट्रावायलेट में, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बारे में बता रहा है। और एक्सरे है स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। तो ये जो अलग अलग रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ईएसआर और आईआर, अल्ट्रावायलेट विजिबल, हम लोग ने पढ़ा। ये इसका रेंज जो है ये क्या करता है, ये प्रोब करता है या तो न्यूक्लियस फील्ड को, प्रोब करता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड को। प्रोब करने का मतलब क्या है, एनालाइज करना। ओके, ये पीरियोडिक टेबल एनएमआर का है, ये हम लोग देखेंगे। अब ये एनएमआर होता क्या, जैसा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियस जिसमें मैग्नेटिक एसोसिएटेड है और उसमें रेजोनेंस एसोसिएटेड। दैट मीन्स कि अगर किसी मैटर पे एटम, अब जो मैटर है वो किससे बना हुआ होता है, एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। और जो एटम है वो किससे बना हुआ होता है, उसके अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। उनमें प्रोटॉन और वो न्यूट्रॉन होते हैं। उनमें दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन में भी और न्यूट्रॉन में भी, जैसे चार्ज। चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता है, जीरो होता है। साथ में एक बड़ी पिक्यूलर सी प्रॉपर्टी होती है, जिस न्यूक्लियर में स्पिन होता है वही न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होती है। अब ये स्पिन का मतलब क्या है, स्पिन का मतलब कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैम। क्या बेटा? स्पिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, स्पिन मतलब। मैं यहाँ पे एक्चुअली बात कर रही हूँ आपकी उसकी, अपने पोजीशन पे न्यूक्लियस रोटेट की, करता है मैम, न्यूक्लियस की, है ना? अपने पोजीशन पे रोटेट करती है। हाँ, जैसे कि लट्टू टॉप, rotation along their axis. ओके भाई, रोटेशन अलोंग एक्सिस, इसको कि क्या कहा जाता है, स्पिनिंग, स्पिन कहा जाता है। दैट मीन्स जिसको कि हम लट्टू भी कहते हैं, है ना? अब ये जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है जिसको हम लट्टू कह रहे हैं, ये कैसा दिखता है, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, ये अपने एक्सिस पे, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे, और जैसे अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और चारों तरफ सन के भी घूमती है। तो दो टर्म दिया जाता है, एक दिया जाता है रोटेशन और एक दिया जाता है रिवॉल्यूशन। किसको कौन सा देते हैं? रोटेशन मैम अपने एक्सिस पे होता है, रिवॉल्यूशन जो है किसी दूसरे को सेंटर फोकस हाँ। करके वो रोटेशन करता है। गुड। तो रोटेट रोटेशन करके हाँ, रोटेशन अपने एक्सिस पे जो है उसको कह रहे हैं, और रिवॉल्यूशन जो किसी पर्टिकुलर दूसरे पार्टिकल के चारों तरफ किया जाता है उसको रोटेशन कहा जाता है। तो ये जो स्पिन है, ये स्पिन मतलब कि अपने एक्सिस पे घूम रही है, और अपने एक्सिस पे ये घूमती है, या तो अलाइन घूम सकती है जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसके, या तो फिर अपोजिट साइड में घूम सकती है। लेकिन ये घूमती क्यों, उसका एक रीजन है। उस साथ में एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि वो घूमेगी तभी जब उसमें जो आई की वैल्यू होगी वो, अच्छा, जितने भी क्वांटम नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपना एड्रेस बताने के लिए मिनिमम 4 क्वांटम नंबर्स को हम पढ़ते हैं, एन, एल, एम, एस। उसी तरीके से जो प्रोटॉन है वो भी एक क्वांटम नंबर रखता है, उसको कहते हैं आई। ये जो आई क्वांटम नंबर है, ये इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, इंटीग्रल भी हो सकती है और हाफ इंटीग्रल। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वैल्यू
इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी वो बताएगा कि जो न्यूक्लियस है वो एनएमआर एक्टिव है कि नहीं। जो कपलिंग होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, दोनों के पास, एक के पास चार्ज है दूसरे के पास चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि नेट चार्ज जो न्यूक्लियस पे है वो प्रोटॉन की वजह से है, लेकिन जो स्पिन है वो दोनों के पास में है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट स्पिन होगा न्यूक्लियस पे वो किसके वजह से होगा, वो दोनों के रिजल्टेंट की वजह से होगा, दोनों के कपलिंग की वजह से होगा। तो इसीलिए जो ये लिखा है कि जो नेट टोटल स्पिन होगी न्यूक्लियस की वो इक्वल होगी सम टोटल ऑफ स्पिन्स ऑफ द न्यूक्लियस आफ्टर पेयरिंग देम। दोनों की स्पिन्स क्या हो जाती हैं, पेयरिंग हो जाती है। ओके, अब जो नेट स्पिन है, ये नेट स्पिन आपकी क्या हो सकती है, ये नेट स्पिन आपकी 0 भी हो सकती है, हाफ इंटीग्रल भी हो सकती है और इंटीग्रल भी हो सकती है। बहुत से एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जिनकी नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन होती है, उसको कहा जाता है एनएमआर एक्टिव। अभी जो आप पीरियोडिक टेबल बीच बीच में देख रहे थे वो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। वो एनएमआर जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके या तो उनका आइसोटोप या तो फिर वो एज इट इज जो जिस फॉर्म में इनका अबंडेंस है उस फॉर्म में वो एनएमआर एक्टिव। ठीक है, अब ये जो ऑड इवन या फिर ये एनएमआर एक्टिव की बात हम कर रहे हैं, स्पिन की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि हाउ वी विल एवेल्युएट कि कोई भी जो न्यूक्लियस है वो स्पिन एक्टिव कब हो। तो सीधी सी बात है, जैसे अभी हमने देखा कि जो चार्ज है वो टोटली प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो स्पिन है वो दोनों पे डिपेंड करती है। तो जो एटॉमिक मास है वो न्यूक्लियर जो वेट है वो एटॉमिक मास कहलाता है, और वो किसकी वजह से होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो मेनली प्रोटॉन की वजह से होता है। तो एटॉमिक मास अगर इवन है या फिर ऑड हो सकता है, और एटॉमिक नंबर भी इसी तरीके से इवन या फिर ऑड हो सकता है। अगर एटॉमिक नंबर इवन है और उसका एटॉमिक मास इवन है तो जो एनएमआर होगा उसका इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होगी। किसकी? स्पिन की वैल्यू। स्पिन की वैल्यू 0 कैसे होगी? क्योंकि जो कपलिंग होगी वो 0 होगी। उसके बाद जो कार्बन 12 है ये एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन 16 वो भी एग्जाम्पल है। इसमें 6 आपके प्रोटॉन है और 6 आपके न्यूट्रॉन। ऑड अगर है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपका इवन है तो जो इंटीग्रल वैल्यूज होंगी वो हो सकती है 1 एंड जिसमें आपका जो न्यूट्रॉन है वो आता है, और नाइट्रोजन की नॉर्मल वाली आइसोटोप है 14 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, आई की वैल्यू। अब अगर आपका एटॉमिक मास ऑड है और एटॉमिक नंबर इवन है तो ये हाफ इंटीग्रल वैल्यू होती है, जिसमें 1/2 3/2 ऐसे आ सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कार्बन 13, ऑक्सीजन 17, ये सब। उसके बाद अगर ऑड है आपका प्रोटॉन और एटॉमिक मास भी ऑड है तो आपका हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है। इसमें आपके आते हैं प्रोटियम जो नॉर्मल आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, मतलब 1 प्रोटॉन, और नाइट्रोजन का आइसोटोप 15 है जिसकी वैल्यू आती है। ये जो वैल्यूज है ये क्या बता रही हैं कि अगर जितने भी ये दिख रहे हैं ये अगर 0 नहीं है तो वो एनएमआर एक्टिव होगी। मतलब ये आई की वैल्यू, दीज आर द आई, द क्वांटम नंबर फॉर द न्यूक्लियर स्पिन, और ये जो न्यूक्लियर स्पिन है अगर 0 नहीं है तो आपकी जो न्यूक्लियाई है वो एनएमआर एक्टिव होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एनएमआर की, दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब कि जितने भी दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की वजह से नहीं है। एक कॉमन चीज हम देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये आपकी एक कॉमन जनरल सेटअप होता है इसका, कि पहले सोर्स होता है, फिर सैंपल होता है, फिर डिटेक्टर होता है, फिर एनालाइजर होता है और डिस्प्ले होता है। मतलब वो सोर्स जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है उसको सोर्स कहते हैं। वो सोर्स आपका जो भी तरीके की आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, अगर यूवी विजिबल है तो वो सोर्स आपका यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा।
यहाँ पे आप NMR पढ़ रहे हैं तो वो आपके रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी के बीच में आता है, तो वो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। सैंपल जिसको आप प्रोब भी कहा जाता है, उस सैंपल आपका मोस्टली सॉल्यूशन फेज में हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी वो सॉलिड और रेयरली गैस के भी हो सकता है। डिटेक्टर मतलब जो सोर्स लाइट पास किया वो ट्रांसमिट होने के बाद में एनालाइजर के पास जाती है। एनालाइजर उस जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको वो एनालाइज करता है, और उस एनालाइजर के बाद में रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करके हमें उस फिजिबल डेटा में करता है, उस फिजिबल डेटा में देता है, जिससे कि हम स्पेक्ट्रा को रीड कर सकें। अगर डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो हम डायरेक्ट जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और जो zigzag नॉइज टाइप का ग्राफ आता है, वी कैन नॉट रीड दैट, वी कैन नॉट एनालाइज दैट। तो इसलिए आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको ग्राफ मिलता है, जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता है, वी कैन एनालाइज इट। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव हुई, इसके बाद हाँ शिवम बोले। मैम डिटेक्टर का क्या यूज होता है उसमें, सोर्स लाइट के बाद डिटेक्टर हाँ, डिटेक्टर का यूज क्यों होता है? डिटेक्टर का यूज इसलिए होता है कि अगर डिटेक्टर नहीं होगा तो ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट कौन करेगा? कोई डिटेक्ट करने वाला होना चाहिए ना, कोई कैच करने वाला होना चाहिए ना। तो मैम वो इसलिए यूज होता है कि पता चल सके कौन सी रेडिएशन की लाइट है, कि मतलब कौन सी नहीं, विजिबल। वो डिटेक्ट करता है कि आपकी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो किस रेंज में है, वो कैसा ग्राफ दे रही है, जो कितनी लाइट आपकी एब्जॉर्ब हुई, वो ये बताएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, तो जैसे हम लोग ने देखा कि जो न्यूक्लियर स्पिन है, जितनी भी न्यूक्लियाई न्यूक्लियर स्पिन की प्रॉपर्टी रखेगा वही केवल आपका न्यूक्लियर एक्टिव होगा, एक्टिव न्यूक्लियाई में आएगा। तो जो स्पिन है आपने देख लिया कि आई अगर 0 है या हाफ हो सकती है या 1 हो सकती है या 3/2 इस तरीके से हो सकती है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी आई की वैल्यू, जो शेप होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो मोर और मोर कॉम्प्लेक्स होगा। इसको देखने के लिए हम जैसे जैसे आगे जाएंगे स्लाइड्स में, वी विल सी दैट जैसे जैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वैसे वैसे आपकी आई की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और प्रोग्रेसिवली और कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर। जो शेप है न्यूक्लियस का, मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्क्राइब कर रहा है आई की वजह से, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटोगायरिक रेशियो बताता है। वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर होगा, उसको हम गामा से डिनोट करते हैं। अब न्यूक्लियस स्पिन के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं कि जो न्यूक्लियस, ये जो ऑड एटॉमिक नंबर है और ऑड मास नंबर है, जैसे मैंने बताया कि वो न्यूक्लियर स्पिन रखती है और स्पिनिंग चार्ज न्यूक्लियस जनरेट करती है एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप समझते जाइए, फिर धीमे धीमे करके आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मैं ऑलरेडी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लास में बता भी चुकी हूँ, लेकिन मे भी कुछ चीजें रह गई होंगी, वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। स्पिनिंग प्रोटॉन मतलब जैसे मैंने बताया कि आप अपने एक्सिस पे वो रोटेट करता है, तो जो स्पिन करता है इलेक्ट्रो की तरह, तो उसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो अगर वो यहाँ पे जैसे फर्स्ट फिगर में दिया गया है कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है और आपका जो स्पिनिंग प्रोटॉन दिख रहा है वो राइट साइड में कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। जो लूप ऑफ करंट नेक्स्ट वाले में दिखाया है, क्योंकि कोई भी आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो जब वो मूव करते हैं तो देयर इज अ करंट। सिमिलरली इन न्यूक्लियस आल्सो व्हेन देयर इज अ मूवमेंट देयर इज अ करंट, एंड दिस करंट इट इज रिटन इन दिया गया है आई से। अब जो बार मैग्नेट है, आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बार मैग्नेट क्या है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ आपको। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड आप जिस तरीके से दोगे वैसी ही आपकी चेंज आएगा
आपके जो रिजोल्यूशन होगी और जो स्पिन हो रहा है न्यूक्लियस का वो चेंज करेगा। तो क्या होता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो सबसे पहले न्यूक्लियर वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई न्यूक्लियस में स्पिन एक्टिव है तब हमारी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, तब वो न्यूक्लियस एक्टिव माना जाएगा और एनएमआर शो करेगा। उसके बाद आता है मैग्नेटिक, मतलब उस पर्टिकुलर जो मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसमें स्पिन है उसको हम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो वो रेजोनेट करती है पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी से, वो हम देख रहे हैं। अब ये थोड़ा सा हम देखें कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं, जब हम रखते हैं, तो जो स्पिनिंग प्रोटॉन है वो किस तरीके से बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। क्यों बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है? जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि स्पिनिंग प्रोटॉन है तो करंट एक लूप आ रहा है और वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल एग्जिस्ट करता है और एक करंट रिवॉल्व करता है। अब ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया है, ये दिस इज द बार मैग्नेट, और ये एसएन क्या है, ये जो छोटा सा अंदर दिखाया है ये प्रोटॉन दिखाया है, उसमें उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी है। ये जो बी नॉट है ये हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर एन से एस में आपको पता है कि सेम पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ये एनएस ये बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है आपका प्रोटॉन, तो ये क्या होगा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मूव करेगा। तो ये जो रोटेशन आपका दिखाया है, ये रोटेशन क्यों दिखाया है? स्लाइड्स विजिबल हैं सबको? Slides are visible? Yes, ma'am. Okay. तो ये जो आपका प्रोटॉन है, ये क्या है, ये बीच में जो दिखाया है ये प्रोटॉन है जो किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। इसमें अगर हम एक्सटर्नल बार मैग्नेट लगाए हैं स्पिनिंग प्रोटॉन के सराउंडिंग, तो वो क्या करता है, वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मूव करेगा और फिर वो अलाइन हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और एन से एस की तरफ दिखा रहा है बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी जो प्रोटॉन है वो उसकी तरफ अलाइन हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से वो अलाइन होता है तो वो मोर स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी कम होगी। अगर पॉसिबल ये भी है कि अगर वो नॉर्थ की तरफ अगर अलाइन होता है, जिसकी की वो बहुत कम है ऑब्जर्व होने की, और लेकिन ऐसा होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाती है, जिसको कहते हैं अपोजिट अलाइनमेंट, उस केस में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो लेस स्टेबल होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों ये जो एन साथ में है तो ये हायर एनर्जी का है। ऑब्वियसली जब ये हायर एनर्जी का है तो इसलिए ये लेस स्टेबल है ना। अब आपको दो एनर्जी स्टेट दिख गए, एक लोअर एनर्जी स्टेट दिख गया न्यूक्लियस का, मतलब प्रोटॉन का, जो प्रोटॉन बार मैग्नेट की तरफ वर्क कर रहा था। दो एनर्जी स्टेट जो आपके दिखे वो अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट। जो मैग्नेटिक फील्ड है स्पिनिंग न्यूक्लियाई की, वो अलाइन कर रहा है अगर एक्सटर्नल फील्ड के साथ में या फिर अगेंस्ट कर रहा है तो वो दो स्टेट दे देता है। ये जो दो स्टेट है आपके वही अल्फा और बीटा स्टेट बनाते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर एनर्जी गैप होती है एच न्यू, जो डेल्टा ई के बराबर है, जिसको हम शो कर रहे हैं।